गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम खुशगवार होते ही हब्स की छुट्टी तो हो गई। गुज़िश्ता रोज से ही बादल आसमान पर झूम भी रहे हैं और सावन के गीत भी गा रहे हैं। बारिश भी खूब जमकर बरसी है। सुबह से भी शहर पर बादलों का राज है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन अब्र रहमत कई मसाइल भी साथ लाई है। गुज़िश्ता रोज से ही फनी खराबियों और दीगर मसाइल के बायस तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे जिंदगी मुहाल होकर रह गई है। मौसम के मिजाज और शहरियों के हाल पर प्रोग्राम में मजीद भी बात होगी, लेकिन दूसरी ही जानिब सियासी मैदान में भी कुछ हलचल जारी है। ऑपोजिशन मुत्तहिद होने की कोशिशों में है। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के माबैन गुज़िश्ता रोज मुलाकात भी हुई है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तैयारियां भी जारी हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। देखते हैं जी ये राब्ते क्या रंग लाते हैं और क्या ओपोजिशन आवाम की आवाज बन पाती है या अपने ही मसाइल में उलझी रहती है। इस मामले पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईद उल अज़हा की मुनासबत से लाहौर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों के नखरे जारी हैं। लखू डेर मंडी में साहिवाल नस्ल के पप्पू नामी देसी बैल ने रंग, कदकाठ और वजन में सबको पीछे छोड़ दिया है। व्यापारी का कहना है कि पप्पू को बच्चों की तरह पालकर बड़ा किया है। अब्दुल कादिर मदनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। भारी भरकम जानवरों के नखरे, दिलकशी, कदकाठ और सजदज ऐसी के देखने वाले देखते ही रह जाएं। लाहौर की लखोडैर मवेशी मंडी में भी साहिवाल नस्ल के देसी बैल पप्पू की धूम मची हुई है। 35 मन वजनी पप्पू को नखरों और उम्दा खुराक खिलाकर पाला गया है। पप्पू लखोडैर मवेशी मंडी पहुंचा तो मरकज़े निगाह बन गया। इस दिलकश बैल के मालिक ने 3 साल तक बहुत जी जान से इसको संभाला है। व्यापारी का कहना है कि पप्पू को गंदम, मकई, काले चने और मक्खन खिलाकर जवान किया। इसका नाम पप्पू है। इनू असी कणक खवाने, दलिया खवाने, मकई का आटा ते मक्खन खवाने। इनकी 35 महीने की उम्र है। लाहौर की दिगर मवेशी मंडियों में भी बहुत से सेहतमंद और खूबसूरत जानवर पहुंच चुके हैं। ताहम शहरियों की जानिब से फिलहाल कीमत पूछने पर ही इक्तफा किया जा रहा है। खेल के मैदान से खबर यह है कि शाहीनों के तो आजकल डब्बिशार में डेरे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को दौरे इंग्लैंड के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद आमिर और मुसाजिर मोहम्मद इमरान रवां हफ्ते इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे, जबकि मोहम्मद आमिर की शमूलियत के बाद विकेट कीपर रोहेल नजीर को रिलीज किया जाएगा। बिलाल अकील रिपोर्ट में बताएंगे। हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट मुसलसल मुस्बत आने के बाद मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा बन गए। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इसी हफ्ते इंग्लैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। हेड कोच व चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक का कहना है कि हारिस रऊफ का मुसलसल टेस्ट मुस्बत आने का दुख है। कप्तान से मुशावरत से मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया गया। मोहम्मद आमिर के आते ही रोहेल नजीर को रिलीज किया जाएगा। शुएब मलिक अगस्त के दूसरे हफ्ते टीम के साथ होंगे। आफ्टर कंसल्टिंग विद द कैप्टन आई थॉट के आमिर को यहाँ पे लेके आए। जब ये आमिर आएगा तो ये चला जाएगा, रोहेल चला जाएगा और फिर शुएब मलिक लेटर ऑन ज्वाइन करेगा। मोहम्मद आमिर और मसाजिर मोहम्मद इमरान का पहला कोविड टेस्ट ले लिया गया है। पहले टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने की सूरत में उन्हें लाहौर के बायो सिक्योर माहौल भिजवा दिया जाएगा, जबकि बुध को उनका दूसरा कोविड-19 टेस्ट दिया जाएगा। बिलाल अकील, लाहौर न्यूज। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी है। प्लेयर्स तो खूब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में प्लेयर्स मौजूद हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इंग्लैंड पहुंचा जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये जो कोरोना का टेस्ट है, यकीनी तौर पर ये खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हर वक्त जहन पर, सर पर यही तलवार लटकती रहती है कि कहीं टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाए और टीम से उनको ड्रॉप ना कर दिया जाए। खैर, ये मामला भी गुजर ही जाएगा। हालात जो चल रहे हैं उनके साथ साथ चलना हमारी भी मजबूरी है। आगे बढ़ते हैं। आप बात करेंगे कुछ शहर में मौजूद तारीखी इमारतों के हवाले से। लाहौर शहर बहुत ज़्यादा रिच है जी तारीखी इमारतों के हवाले से। आज हम आपको बताने वाले हैं डिटेल्स गुलाब देवी चेस्ट अस्पताल के बारे में। फिरोजपुर रोड पर गुलाब देवी अस्पताल मौजूद है, जो 40 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है और इस गुंजान आबाद शहर में नर्म को वसी टुकड़े की मानी है। 1934 में कायम करदा इस अस्पताल का इफ्तिताह मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था, जबकि इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहम रुकन और आज़ादी पसंद लाला लाजपत राय की वालिदा के नाम पर रखा गया था।
गुलाब देवी टीबी के मर्ज में मुब्तला होकर लाहौर में अपनी जान हार गई थी, जिसके बाद लाला लजपत राय ने 1927 में फलाही इदारा कायम किया और अपनी वालिदा की याद में अस्पताल बनाने की ठानी। बदकिस्मती से अगले ही साल अपने ख्वाब को हकीकत बनता देखने से कबल ही लाला लजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज की क़यादत करते हुए सर पर लगने वाली चोट से जाँ बहक हो गए थे। गुलाब देवी इस वक्त सीने के अमराज का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, जहां टीबी से लेकर सीने तक के तमाम अमराज का इलाज किया जाता है। नाज़रीन, गुलाब देवी चेस्ट अस्पताल के बारे में हमने आपको बताया है, जहां पर हजारों मरीज हर साल पहुंचते हैं और अपने मर्ज का इलाज कराते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहें। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, मौसम तो खूबसूरत हो जाता है मानसून में, लेकिन साथ साथ बहुत सारी बीमारियां लाता है। कौन कौन सी बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन है? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब। ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है। इस मौसम में इस वक्त सबसे ज्यादा आने वाले दिनों में एलर्जीज, नाक कान गले की इन्फेक्शन, फंगस जिसको उल्ली भी कहते हैं, और सांस की बीमारियों के मसाइल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है एलर्जीज की, फंगस की, वायरल इन्फेक्शंस की, और छोटे बच्चे जो हैं उनमें चांसेस ज्यादा है। 2 साल से छोटे बच्चे और बहुत एल्डरली पेशेंट जिनको हार्ट का मसला है, सांस के मसाइल हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एहतियात करनी है। अपने डॉक्टर्स के बताए गए अद्वियात इस्तेमाल करनी है और मैक्सिमम एहतियात करें सफाई सुथराई की और बाहर एक्सपोजर की। आने वाले काफी हफ्ते बहुत सारे बारिश, ह्यूमिडिटी, एलर्जीज, इसका चांस काफी ज्यादा है। इसलिए सिर्फ एहतियात से आसानी से इससे बचा जा सकता है। बहुत छोटे बच्चों को मौसम की चेंजेस के साथ ज्यादा एहतियात करनी होती है। डॉक्टर साहब, ये मानसून के मौसम में, बारिशों के मौसम में ऐसी क्या खासियत है कि ये एलर्जीज भर जाती हैं, और आपने बताया कि नाक कान गले की बीमारियां भर जाती हैं? रीजंस क्या है? रीजन उसकी बड़ी बेसिक ही है। जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जरासीम की नशोनुमा के लिए ये बेस्ट मौसम है। ह्यूमिडिटी भी है, स्पेशली एलर्जीज, इन्फेक्शन और फंगस, जैसे कानों में फंगस का होना, खारिश होना, दर्द होना, कान का बंद होना। स्विमर्स में और इस सीजन में जब क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो मैक्सिमम चांस है कि इन्फेक्शन होगी। तो इससे बचने का तरीका है कि बाहर आउटडोर एनवायरनमेंट से कम एक्सपोज हुआ जाए, और उससे भी बेहतर है कि सफाई सुथराई का ज्यादा ख्याल किया जाए। नाक कान गले को ज्यादा से ज्यादा लिटिल वार्म चीज से एक्सपोज किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए। हमें बताइए मजीद कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाकर इन मसाइल से बचा जा सकता है? खाने पीने में एहतियात कितनी लाजिम है? ये 2 चीजें हैं जो स्ट्रांगली एडवोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा तो ये कि हाथों को बार बार धोना चाहिए। अभी भी बाहर निकला जाए तो कोशिश की जाए कि मास्क जरूर लगाएं और थोड़ा बेहतर वाला लगाएं, और पब्लिक को कम एक्सपोज हों। अब जो कानों में पानी नहीं जाना चाहिए, स्विमिंग इन दिनों में कोशिश करके अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें बताने के लिए कि कौन से मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और खास तौर पर
किस अंदाज में इन मसाइल से हम बच सकते हैं। नाज़रीन, जब भी मानसून की बारिशों की बात की जाती है बहुत सारे मसाइल तो लाते ही हैं, लेकिन ये पौधों के लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे हमने देखा है कि पार्क्स में खुदरो पौधे भी निकल आते हैं और ख़ास तौर पर इस मौसम में शजरकारी मुहिम चलाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि एक कुदरत का निज़ाम है कि इस मौसम में पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ पाते हैं। PHA की जानिब से भी मिलवॉकी जंगल पहले हमने देखा कि लिबर्टी राउंड अबाउट पे लिबर्टी पार्क में लगाया गया और उसके बाद अब प्लान किया जा रहा है जी शादमान पार्क में इस मिलवॉकी जंगल की टेक्निक को अपनाया जा रहा है। कितनी सूदमंद होगी ये टेक्निक, है क्या, किस तरह के पौधे इसमें लगाए जाते हैं, कितनी तेजी से ये बढ़ते हैं, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी तारिक अली बसरा साहब हैं, DG हैं आप, PHA के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। शेख ज़ैन, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तारिक साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि ये मिलवॉकी टेक्निक है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियावाकी एक जापानीज़ बोटेनिस्ट है जिसने अर्बन फॉरेस्टेशन का एक नया मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको अब दुनिया मियावाकी मेथड के नाम से याद करती है और उसको रेप्लिकेट पूरी दुनिया में किया जा रहा है। हम PHA लाहौर ने भी हमने कोई प्लान बनाया है कि 51 डिफरेंट साइट्स पे इस दफ़ा हम उस टेक्निक के साथ हम फॉरेस्टेशन करेंगे। इसमें टेक्निक ये होती है कि इसमें आपने अर्थ की प्रॉपर पहले डिगिंग करनी है, उसमें करके उसमें आपने कैनाल सिल्ट वगैरह डालनी है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक स्टफ करके उसकी लेयरिंग करके एक बेड तैयार करना है जो कि बड़ा फर्टाइल बेड होता है फॉर फास्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ लगाते हैं और ये डेंसर होता है, 30 टाइम्स ज़्यादा डेंसर होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल प्लांटेशन, और जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो भी 10 टाइम्स फास्टर होती है। ठीक, तो मानसून का मौसम इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है? मानसून का बिल्कुल ये मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर में तो नॉर्मल प्लांटेशन के लिए भी बड़ा ये फ़ायदेमंद मौसम होता है, और मियावाकी में तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें एक तो उसका मीडिया बड़ा फर्टाइल होता है, उसके बाद इसकी फाइनल उसके ऊपर मल्चिंग करते हैं, और मल्चिंग ऐसे स्टफ से करते हैं जिससे ये जो उसकी वाटर रिटेंशन एबिलिटी है या कैपेसिटी है उस लैंड की वो बढ़ जाती है, उसमें इरोजन कम होती है, और ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इस सीज़न में ख़ास तौर पे कि प्लांट्स जो है बड़ा क्विकली ग्रो करते हैं। शेख ज़ैन, हमें बताइए कि कल आप शादमान पार्क में मौजूद थे और हमें दिखा रहे थे कि जंगल लगाया जा रहा है, कहाँ तक काम पहुँच गया? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। PHA ने काम का आगाज़ कर दिया है, वो तकरीबन 7 कनाल अराजी बनती है, और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपने देखा होगा अगर हम घरों में या दीगर मुकामात पे जो प्लांटेशन करते हैं उसमें काफ़ी स्पेस रखते हैं, लेकिन इसमें स्पेस कम रखी जाएगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 फीट के फासले पे ये तमाम दरख्त लगाए जाएंगे ताकि ये जो ट्रीज़ है उसका क्लस्टर भी बन जाए, उससे साया भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन भी हो सके, क्योंकि आपके सामने है कि शहर का ट्री कवर 1% से भी कम है, बहुत कम हो गया, तो उसकी वजह से स्मोग और माहौलियाती आलूदगी और कितने मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो जिस तरह ये अभी DG साहब फरमा रहे हैं कि हमने 51 पॉइंट्स के ऊपर ये लगाना है, तो मैं समझता हूँ कि लगा दें अब, क्योंकि अच्छा डी साहब, यही सवाल मेरा नेक्स्ट आपसे कि 51 पॉइंट्स आपने कहा कि आपने मुख्तस कर लिए हैं, लिबर्टी पार्किंग के दरमियान में जो जगह है वहाँ पर तो आपने इस टेक्निक को अपना लिया, अब शादमान मजीद कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर लग गए या फिर प्लान है? अभी हमने स्टार्ट तो पहली हमारी यही साइट है जो अच्छा एक मैं थोड़ा सा कर दूं कि हमने पिछले जो इमीडिएट हमारा स्प्रिंग सीज़न था इसमें हमने पार्शल SOP के साथ ट्राई किया था 8-9 जगहों पे, बल्कि 11 जगहों पे हमने पार्शल SOP के साथ ये मियावाकी फॉरेस्ट लगाए थे, लेकिन पार्शल SOP के साथ फिर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि उसके साथ वो ग्रोथ रेट आप अचीव नहीं कर सकते जो मियावाकी मेथड में क्लेम किया जाता है कि 10 टाइम फास्ट होगा। इसमें 3 साल के अंदर जंगल जो है वो आपका फॉरेस्ट 25 से 30 फीट मिनिमम ग्रो करता है, इससे ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो अभी जो 51 साइट्स हैं इसमें कनाल के ऊपर भी है, हमारी कुछ साइट्स हैं, डिफरेंट पार्क्स के अंदर भी साइट्स हैं, और ये जो हमने मेजर साइट जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, चूँकि ये जो मार्केट्स आपकी होती हैं वो वहाँ पब्लिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है और वहाँ पे उस कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और उस एक्टिविटी की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, और उस वजह से हमने ये किया कि हम उन थिकली जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं या जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है उनको हम प्रायोरिटी करके तो पहला हम वहाँ से साहब गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि ये लिबर्टी में आगाज़ हुआ था और ये जंगल एक साल में एक और अगले साल में अब दूसरा, ये कोई ज़्यादा गैप नहीं हो गया? नहीं, इस साल तो हम 51 लगाएंगे। ये जो 51 साइट्स हैं इनके ऊपर काम जो है ये स्टार्ट हो चुका है। ये जो इस साइट तो ऑलमोस्ट डेवलप हो गई, इसके ऊपर तो सिर्फ प्लांटेशन अभी हमने करनी है और विद इन 3-4 डेज ये साइट जो है वो रेडी हो जाएगी।
बाकी जो 51 साइट्स हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह अक्टूबर तक मुकम्मल साहब, हो जाएंगी। ये बजट कहाँ से आ रहा है? स्पेशल इसका बजट है मुख्तस किया गया या फिर पीएचए दे रहा है? पौधे कहाँ से आ रहे हैं? ये कैसे लगेगा जंगल? ये आपने अच्छा सवाल किया। ये थोड़ी टेक्निक थोड़ी कॉस्टली है। कन्वेंशनल प्लांटेशन में तो आपने पिट आपने डिग किया और उसमें आपने पौधा लगा दिया। इसमें चूँकि बहुत सी चीज़ें और कंट्रीब्यूट करती हैं, उसमें एक्सकेवेशन इन्वॉल्व है, बाकी ऑर्गेनिक स्टाफ इन्वॉल्व है। तो पीएचए जो है वो गवर्नमेंट भी पीएचए को इस मामले में सपोर्ट कर रही है, ठीक, और पीएचए अपने ओन सोर्सेज से भी करेगा। कितना बजट आता है अगर हम एक जंगल लगाने की बात करें, या फिर 51 का आपने कितना तक इसका जो पर कनाल कास्ट है वो रफली तकरीबन कोई 5 लाख से ज़्यादा है। इसको अगर इसकी पर कनाल इसको फुल एसओपी के साथ मियावाकी मेथड के साथ अगर आप लगाएं, और 40 स्पीशीज़ हम इसमें लगा रहे हैं, और सारी की सारी इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, और वो सारी उसमें मेडिसिनल ट्रीज़ भी हैं, उसमें फ्रूट ट्रीज़ भी हैं, उसमें शेडी ट्रीज़ भी हैं, और सारे के सारे लोकल ट्रीज़ हैं। इस तरह श्रब्स हैं डिफरेंट। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम श्रब्स खत्म हो जाती हैं और ट्रीज जो है ना वो ग्रो कर जाते हैं। शेख ज़ैन, गुज़िश्ता साल हमने दिखाया था लिबर्टी, इसी प्रोग्राम में हम बात भी करते रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार नहीं है प्रोजेक्ट ये भी, क्योंकि गुज़िश्ता साल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ पर ये मिलवॉकी टेक्निक से जंगल लगाए जाने थे। सिद्रा, मैं तो कहूँगा कि ये जो हैं जापानीज़, इन्होंने जो मुतारफ़ करवाई ये टेक्निक, उन्होंने भी 2 दहाइयाँ पहले मुतारफ़ करवा दी थी, हमने उसको लेने में भी काफ़ी देर कर दी है। तो इसी तरह अब आप देखें, ये जो आप बात करी ना लिबर्टी में हमने बना दिया ये मिलवॉकी, तो उस वक्त वो बनाया एलडीए की तरफ से। एलडीए और पीएचए के दरमियान तकरीबन 8 से 9 महीने जंग रही है इस चीज़ के ऊपर कि पीएचए अफसरान कहते थे कि ये टेक्निक ठीक नहीं है, एलडीए वाले कहते थे कि ठीक थी। इनफैक्ट नॉलेज ना होने की वजह से और अदारों की आपस में वही जो हम हमेशा बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को भी ब्रीफिंग दे दी गई, चीफ मिनिस्टर को भी ब्रीफिंग दे दी गई, और उनकी तरफ से भी आमादगी का इजहार कर दिया गया कि हाँ ये लगने चाहिए, क्योंकि जो इसके बेनिफिट्स हैं जो और अभी इस टेक्निक के जरिए जो बता दिए गए, एक तो सरकारी सतह के ऊपर लिबर्टी में लग गया, इसके अलावा लोगों ने प्राइवेट तौर पे भी मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए हुए हैं, तो उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, मैं समझता हूँ कि ये जो प्योर लाहौर के रहने वाले लोग हैं उनमें से बहुत कम लोगों ने शहर के अंदर जंगल देखा, जिसको अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। ये जंगल भी देखेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर वॉकवेज भी होगा, यानी आप जंगल की सैर भी कर सकेंगे। ये इनके लिए एक इंटरेस्टिंग यानी रास्ता भी बनाया गया है, आप जंगल से गुजर भी सकते हैं। और आप देखें, एक तो माहौलियाती आलूदगी कम होगी, दूसरा एक बड़ा वो प्लेजेंट सीन होगा कि वो हम तो वैसे सेल्फियां अब आजकल खींचने में माहिर है, इन्होंने सेल्फी पॉइंट भी बना दी है, तो वो लोग वहां पे वॉकवेज के जाके अपना एंजॉय भी कर सकेंगे। और फिर जो वो एक क्लस्टर होगा ट्रीज का, वहां पे सिदरा टेम्परेचर भी कम होगा। अगर आप देखें कि जो आजकल टेम्परेचर है 38, 36, तो उस वक्त वहां पे 4 डिग्री कम टेम्परेचर होगा। इसका मतलब तपिश से भी बचा जा सकता है। बल्कि वो यहाँ पे हमारे पास एक, आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की, तो प्राइवेट सेक्टर में एक मियावाकी टेक्निक के साथ एक फॉरेस्ट लगा हुआ है छोटा 4 कनाल के ऊपर। तो उसको वो शबिंदु शर्मा जो अकीरा मियावाकी का स्टूडेंट है, जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन भी अभी खोली हुई है, और वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें काफ़ी मुल्कों में, तो यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर ने उसकी मदद से एक यहाँ पे लगाया हुआ, तो मैंने उसको विजिट किया था। उसमें उनका ये क्लेम है कि ये 10 to 12 डिग्री वेरी करता है टेम्परेचर उसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर और फॉरेस्ट के बाहर। 10 से 12 डिग्री? हाँ, इतना ज़्यादा। और वो कहते हैं उन्होंने प्रैक्टिकली इसको नोट किया है, और उन्होंने बाहर और अंदर ये तो बहुत ही अच्छी और बिल्कुल इसी तरीके से पब्लिक रिक्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शहरियों को अपनी विसिनिटी, अर्बन विसिनिटीज के अंदर जो जंगल की सैर है या जंगल वो देखेंगे, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और इसके अंदर हम वॉकवेज प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा सेंटर में सिटिंग एरिया भी देंगे, और जब 3 साल के बाद जो आप जंगल जब ग्रो कर जाएगा, तो उसके बाद लोगों को वहाँ से सैर का मौका मिलेगा, एंड दे वुड एंजॉय अ लॉट। बाकी इसके जो अदर बेनिफिट्स हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए है या जो इसकी ह्यूमन लाइफ की सर्वाइवल के लिए है, अब देखें इसमें जब क्लस्टर ट्रीज का बनता है, तो इसमें जो ऑक्सीजन जो एमिशन है वो 30% ज़्यादा होती है। अब ट्रीज आपको पता है, दे आर द लंग्स ऑफ द इकोसिस्टम। बिल्कुल। तो अब जब इस खास मेथड से 30% ऑक्सीजन एमिशन ज़्यादा है, 40% कार्बन डाइऑक्साइड की ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और इसका अगर नेट एक्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें एनवायरनमेंट पे, तो वो 22% ज़्यादा है।
कि आप रूटीन की जो प्लांटेशन है। तो डी साहब इसकी हिफाजत कैसे होगी, क्योंकि हमारे लोगों में भी तो एक बड़ी बुरी आदत है ना कि कहीं भी कोई छोटा मोटा पौधा लगा है खाम का, उसके पत्ते नोच दिए, उसको तोड़ लिया, तो इसको क्या उतनी देर इसको कवर रखा जाएगा, बंद रखा जाएगा जब तक कि ये पौधे इतनी ग्रोथ ना कर जाएं कि लोग इनको तोड़े ना, खराब ना करें? जी बिल्कुल, ये पॉइंट जो है ना बिल्कुल ठीक है। हमें ये ऑब्जर्व किया है हमने कि जब आप ट्रीज़ लगाते हैं तो उसकी जो इनिशियल प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा होती है, और स्पेशली ये कमर्शियल एरियाज़ में आप लगाएंगे तो चूँकि वो पार्क के अंदर हम लगा रहे हैं तो चांस है कि वो और बड़ा बिजी पार्क है, लोगों का बहुत आना इसकी हम फेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कम से कम 3 साल तक इसकी फेंसिंग रहेगी जब तक हम इसको पब्लिक के लिए फिर इस काबिल नहीं था पब्लिक के लिए पार्क की या फिर जिस एरिया में पार्क की ऑलरेडी फेंसिंग है। हाँ। और उसकी ये जो 7 कनाल पे हम मेवाकी लगा रहे हैं इसकी इंटरनल फेंसिंग भी हम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है सिद्रा, इसमें वो जिस तरह अभी बसरा साहब फरमा रहे हैं कि वो 30% ऑक्सीजन, और अवाम समझना चाहती है सीधे सीधे अल्फाज, आप ये बताएं कि लाहौर का 5वां मौसम स्मोक ख़त्म होगा इससे या नहीं होगा? अगर ये जो आप 51 साइट्स लगा देते हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं, 3 साल बाद लोग स्मोक से फिर सफ़र करेंगे या नहीं करेंगे? ये ज़रा बयान फरमा दें। अच्छा, इसमें बिल्कुल आपने लाहौर का इशू, स्मोक बहुत बड़ा इशू है। स्मोक बहुत से इंडस्ट्रियल सिटीज़ का, दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ का, जहाँ पे इंडस्ट्री है या जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ये स्मोक का इशू है। ट्रीज़ जो हैं या ये जो फॉरेस्टेशन है ये सबसे बेहतर रोल ये प्ले करती है कि आपकी एयर को क्लीन करने के लिए, और जो पोल्यूटेंट्स गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनको ये ट्रैप करते हैं, इनके लीव्स जो होते हैं। तो इसको क्लीन करने में ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है। और आपने इसमें देखा होगा लॉकडाउन के दौरान जब ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद होगी तो बिल्कुल अच्छा खासा हमारे माहौल में भी चेंज आ गया था और ग्लोबल चेंज देखा गया था। नाज़रीन, एक और अच्छी खबर ये आई है कि एंटरटेनमेंट पार्क बनाया जा रहा है जी 140 कनाल अराजी पर जौहर टाउन में। ये एंटरटेनमेंट पार्क वाक़ होगा, इसमें क्या क्या सहूलियात होंगी, लोगों के लिए क्या क्या होगा, बजट कितना है, कब तक तामीर मुकम्मल हो जाएगी, इन तमाम मामलात पे शेख जैन हमें बताएंगे। शेख जैन, एंटरटेनमेंट पार्क खसूसियात बताइए पहले इसकी हमें। आपने इसके इंट्रोडक्शन में 5 सवाल किए हैं, 4 सवालों के जवाब मैं दे दूंगा, आखिरी दूंगा तो नाराज हो जाएंगे आप। ठीक, बनेगा कब? हाँ, बनेगा कब और मुकम्मल कब होगा, इसका बजट कितना है? ये बिल्कुल जौहर टाउन में अलीम डार अकेडमी है, उसके साथ ये बनाया जा रहा है एंटरटेनमेंट पार्क। बड़ा खूबसूरत पार्क होगा जो भी अभी तक विजुअल दिखाए गए हैं, और शहर लाहौर का पहला पार्क ऐसा होगा जो एंटरटेनमेंट दे रहा होगा, जिसमें आप जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है वो भी होंगी, जिस तरह लॉन्ग टेनिस है, बास्केटबॉल है, इसके अलावा झील है, प्लेइंग एरियाज भी इसमें मौजूद होंगे। अब बात आ गई कि ये मुकम्मल कब होगा, तो ये जब इनकी हुकूमत आगाज हो गया? नहीं, अभी तक आगाज भी नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ उसकी जो इनिशियल स्टेज है उसका डिजाइन है वो तैयार हुआ, और सिर्फ 2 सालों में डिजाइन तैयार हुआ है। आपको पता है ना, ये हुकूमत थोड़ा सा सुस्त रवि से चलती है, कहती है कि काम हमने पूरा करना है लेकिन सुस्त रवि से चलती है। आप ये नहीं बता सकते कि कब तक मुकम्मल हो जाएगा, ये तो बताइए कि जैसे गुज़िश्ता हुकूमतों के बड़े हमने देखा कि डेडलाइन दे देते थे, भाई 6 महीने, 1 साल, 12 महीने में इफ्तिताह, ऐसा कुछ हुआ? डेडलाइन पे नहीं ना दे रहे, ये तो उन्होंने वहाँ पे 2 तख्तियां लगाई हुई हैं, उसके ऊपर 2 कागज लगाए हुए हैं, और वो छड़ी से बता देते हैं कि ये यहाँ पे एंटरटेनमेंट पार्क होगा, ऐसा होगा। लेकिन फिर भी इसको जब DGLDA ने रिसेंटली इसका विजिट किया तो उन्होंने हुक्म दिया, जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको, कि इसकी जो टेंडर का अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाए। वैसे जो इसका PC1 बनाया गया उसके मुताबिक ये 9 माह का प्रोजेक्ट है, 9 माह के अरसे में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जगह ऑलरेडी ये मौजूद है जो अलीम डार अकेडमी के साथ बिल्कुल LDA की अपनी जगह, सिर्फ उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी और या उसमें हॉर्टिकल्चर का काम करना। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओपन टू ऑल होगा या फिर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? क्योंकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं हम देखते हैं कि वो कुछ लोगों के लिए महदूद होकर रह जाते हैं, जो मेंबरशिप लेंगे वही रजिस्ट्रेशन कराएंगे वही वहां जा सकेंगे। अच्छा, इसमें मेरी जो जाती राय है वो ये है कि आवाम के लिए, सबके लिए ओपन होना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके। जब इसकी फाइनल स्टेज आएगी तो फिर ये LDA डिसाइड करेगा इसके ऊपर कि क्या जो हमने इसके ऊपर पैसे लगा दिए हैं वो हमने आवाम से वापस लेने हैं या लोगों को फैसिलिटेट करना है। वैसे जो इसका नाम है लाहौर एंटरटेनमेंट पार्क, तो इसको एंटरटेनमेंट मुफ्ती होनी चाहिए, मैं जाती तौर पर समझता हूँ। तो अभी उसके ऊपर उन्होंने टेंडर तलब करने लगे हैं, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बुलाया जाएगा। होप सो नेक्स्ट मंथ में इसका जो टेंडर है वो अलॉट कर दिया जाएगा। उसके 9 महीने बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, मेरा ये गुमान है।
आपका तो गुमान है, कहा भी जा रहा है, आगाज कब तक होगा ये टेंडरिंग में और ठेके देने में, इस तमाम मामले में कितना वक्त दरकार होगा? 20 अगस्त के बाद इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। जो फर्म्स हैं उसकी प्री क्वालिफिकेशन हो चुकी है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसमें से भी चुन लिए गए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इसको बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये बड़ा अच्छा एक मैं समझता हूँ ऐड होगा लोगों को, शहर लाहौर के लोगों को। जो फुटेजेस मौसूल हो रही हैं वो भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी फैसिनेटिंग सी लग रही है। हाँ, लेकिन आप देखें ना, ये जो भी चीज विजुअल में दिखाते हैं ना वो बहुत खूबसूरत होती है। बजट इसका 39 करोड़ रुपए है। 39 करोड़ रुपए में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने मुकम्मल कर, हाँ, इतना बड़ा बजट नहीं है। अब आप देखें कि इस जहां पे ये जगह का इंतखाब किया गया, इसके बिल्कुल साथ एक अरीना प्रोजेक्ट भी है, वॉक एंड शॉप अरीना प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट 2 अरब रुपए से ऊपर जा चुकी है। वो बेचारा 3-4 साल से ताखीर होगी तो फिर कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब वो जो 3 साल से बंद पड़ा है उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा, और ये साथ में एंटरटेनमेंट पार्क है, इसको बनाया जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर किसी और की तख्ती लगनी है, इसके ऊपर किसी और की तख्ती लगनी है, तो तख्ती का भी बहुत बड़ा इशू है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तारिक अली बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिल्वॉकी जंगल भी लगाए जा रहे हैं ताकि स्मोक से जान छुड़ाई जा सके और माहौल को इंसान दोस्त बनाया जा सके, जबकि दूसरी जानिब एंटरटेनमेंट पार्क LDA की जानिब से बनाया तो जा रहा है, कहा जा रहा है कि 9 माह में मुकम्मल हो जाएगा। 9 माह भी गुजर ही जाएंगे, फिर देखेंगे जी कितनी जल्दी इसको मुकम्मल कर लिया जाता है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे आज हम सोशल मीडिया के हवाले से, जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। और हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि जितने भी लोग हैं वो किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाने के बजाय ज़्यादा नुकसान उठाना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया जिसने बहुत सारे दूर बसने वालों को बहुत करीब कर दिया है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे आपके करीब रहने वाले लोगों को आपसे बहुत दूर भी कर दिया है। इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है। सेकंड्स लगते हैं कि आपकी मुसद्दिका इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया तक फैल जाती है, लेकिन ऐसे में अफवाहों का बाजार भी गर्म है, तूफान बदतमीज़ी बरपा है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, कभी कभी तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जिनको बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे नौजवानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया कितना फ़ायदेमंद, कितना नुकसानदेह, हम कितना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और हम कितना नुकसान उठा रहे हैं, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, सोशल मीडिया आजकल हर बच्चा, बड़ा, नौजवान, बूढ़ा, मेरा ख्याल है कोई भी इसके शहर से दूर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गुजारिश ये है कि ये मसला इस बात का नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छा है या सोशल मीडिया बुरा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप हमसे ये पूछें कि छुरी अच्छी है कि नहीं है। असल में छुरी का इस्तेमाल बुरा है। इसी छुरी के जरिए से आप किसी का गला काट सकते हैं और इसी छुरी के जरिए से पेट का ऑपरेशन करके और उसमें से कैंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और उस इनकलाब की वजह से ही सारी तब्दीलियां आई हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था कि हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारे यहाँ किसी चीज की भी तरबियत का कोई निजाम मौजूद नहीं। उस तरबियत के निजाम के ना मौजूद होने की वजह से जो बहुत सारी फायदे वाली चीजें भी हैं उनमें से भी नुकसान निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को मोटरसाइकिल लेकर देते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको ये इस बात को श्योर करें कि उसको मोटरसाइकिल चलाना आता है, उसके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है। अच्छा, लेकिन अब आप उसे एक आईफोन लेकर दे रहे हैं और उसके बाद उसकी कोई तरबियत नहीं की, उसको किसी किस्म का कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाया, किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई, तो मसला ये बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया बहुत कमें खराब कर रहा है। मसला सिर्फ ये है कि हमने अपने मुल्क में तरबियत का कोई निजाम नहीं रखा हुआ। लिहाजा स्कूलों में, कॉलेज में, खानदान में पेरेंट्स को और हुकूमती सतह के ऊपर, डिपार्टमेंट्स की सतह के ऊपर कोई ना कोई तरबियत का निजाम होना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर साहब, ये आपने सर तरबियत के निज़ाम के हवाले से आपने बात की है, हमें ये बताइए कसूरवार कौन कौन और कितना, इनफरादी सतह पर क्या जिम्मेदारी है हम पूरी कर रहे हैं, मुआशरा हमसे क्या चाहता है, घर वालों की कितनी जिम्मेदारी है, वालिदैन की कितनी जिम्मेदारी है, और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? देखिए बेटा, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि पिछले 70 साल में हम सारे ही इस बात की, जब कोई कौम जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान हमने हासिल किया था और जो हमारा नजरिया था और जिस तरीके से हिम्मत के साथ जज्बे के साथ हमने इस मुल्क को आजाद करवाया था, उसके बाद हमने इसके लिए कोई राह मुतय्यन की ही नहीं। फौरी कायदे-आज़म के जाने के बाद फौरी हम अपने इंटरनल झगड़ों में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इतने ज्यादा पड़ गए कि हमारे थिंक टैंक ने और हमारी इंटेलिजेंसिया ने ये कोई राह ही मुतय्यन नहीं की कि हमने अपनी कौम की तरबियत किन लाइंस के ऊपर करनी है। जिसके हाथ में जो टूल आया उसने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर उस टूल को इस्तेमाल करके मासूम लोगों को एक खास नहज पे लगा दिया। तो इस सिलसिले में कसूर सब लोगों का कसूर है, और अगर कहा जाए तो जो जितना ऊपर होगा उसका जाहिर है ज्यादा कसूर होगा। इसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। जिस वक्त ये हुकूमत आई थी अभी इमरान खान साहब की, इन्होंने एक जबरदस्त बात की थी कि मैं एक बहुत अजीम कौम बनाऊंगा, और मैं जाती तौर पर अभी भी इस बात पे हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। मगर अजीम कौम बनने के लिए उस अजीम कौम की तरबियत की जरूरत है। ये डोर के सिरे इतने उलझे हुए हैं कि किसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, असेंबली से कोई कानून पास करके, किसी अदालती फैसले के जरिए से सारे को बेहतर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें कम से कम 20-25 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपने एजुकेशनल सिस्टम को उन लाइंस के ऊपर लेके जाना पड़ेगा जिसके अंदर कॉम्पिटेंट लोग पैदा होंगे। इसी तरीके से हमें अपने वालिदैन की तरबियत के लिए स्कूल्स ऑफ पेरेंटिंग शुरू करने पड़ेंगे। इसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें एथिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिपार्टमेंट्स के अंदर लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह हमारी हुकूमत के जितने लोग हैं उनको एज अ रोल मॉडल प्ले करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पीटीए की जानिब से पहले देखा गया कि बीगो एक ऐप थी, उस पर पाबंदी लगाई गई। उसके बाद गैर अखलाकी मवाद की वजह से टिकटॉक को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। आपने भी देखा होगा कि आजकल तकरीबन ज़्यादातर लोग उसी के पीछे लगे हुए हैं। पाबंदियां ठीक मामला है, पाबंदियां लगनी चाहिए, इन ऐप्स को बंद हो जाना चाहिए, या फिर इनके बाकायदा कवानीन होने चाहिए, इनको रेगुलेट होना चाहिए? देखो सिद्रा, शराब पर पाबंदी है ना पाकिस्तान के अंदर जी, तो आपके ख्याल में लोग शराब नहीं पीते? चोरी करना एक जुर्म है ना बहुत बड़ा। आपके ख्याल में लोग चोरियां तो नहीं करते? चोरियां नहीं करते होंगे, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर कोई जुर्म करेगा तो उसके लिए हमें कानून होना चाहिए जो कि सजाएं मुतय्यन करे। लेकिन जब से अंदर से लोगों के दिल नहीं तब्दील होंगे, जब तक लोगों की तरबियत नहीं होगी, जब तक लोगों को एक खास किस्म के मिजाज के मुताबिक हम नहीं डालेंगे, और ये बहुत दुख की बात है कि इस बारे में अभी तक हमारी पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही। देखिए ना, सड़क के ऊपर दाएं तरफ चलना है या बाएं तरफ चलना है, लाल बत्ती पे रुकना है कि नहीं रुकना है, कूड़े को कहाँ फेंकना है, थूकना कहाँ है। अगर ये सारी की सारी चीजों को सिखाने में तो कोई पैसे नहीं लगते। आपको कोई मुआशरे में मरबूत कोशिश नजर आ रही है जिसके जरिए से ये तमाम चीजें सिखाई जा सकती हूँ। इसी तरीके से बच्चों के मिजाज में से गुस्सा निकल जाए, उनके अंदर ईमानदारी आ जाए, उनके अंदर वतन से मोहब्बत आ जाए, तो ये दुखड़े रोने की बजाय हम सबको अपने अपने एरियाज के अंदर, हमारे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने लोग आ रहे हैं, उन सारों की तरबियत का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बजा आपने फरमाया बिल्कुल के अखलाकी पस्तियों में धंसते जा रहे हैं हम लोग। जो बुनियादी मामलात हैं, बुनियादी अखलाकियात हैं, हम उनको पूरा करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और अगर कोई कर रहा है उनको पूरा, जैसे कि आपने ये डस्टबिन का जिक्र किया है, छोटी छोटी बातों का जिक्र किया, उससे ऐसे हकारत से देखा जाता है कि शायद ये कोई इंसान बहुत ही गलत हरकत कर रहा है और ये माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं है। सर, सोशल मीडिया का नौजवानों की, इंसानों की जिंदगी पे कितना अच्छा असर आप देख रहे हैं, कितना बुरा असर आप देख रहे हैं? तरबियत का मामला तो है। आज के जमाने के अंदर जो लोगों के मिजाज की तरबियत है, उसका सबसे, या गलत तरबियत है, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग टूल सोशल मीडिया है।
एक शख्स इस बात का इम्कान है कि हफ्तों अपनी माँ से, अपने बाप से उसकी मुलाकात ना होती हो, बहन भाइयों से मुलाकात ना होती हो, मगर हर रोज 6 घंटे सोशल मीडिया की स्क्रीन के सामने उसका वक्त गुजरता है। बिल्कुल ऐसा है। इसलिए इसको एक मुसीबत समझने की बजाय इसको एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। मैं आपको मसलन एक बात अर्ज करता हूँ, हम अभी ये गुफ्तगू करके खत्म हो जाएंगे और हमारे दिल में आएगा कि बड़ा हालात बड़े खराब है, निजाम बड़ा खराब है। मैं और आपसे मुराद है लाहौर न्यूज और मैं से मुराद है जावेद इकबाल। हम इस गुफ्तगू के बाद ये फैसला करें कि मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने लोग आ रहे हैं उनकी तरबियत का मैंने क्या बंदोबस्त करना है। मैं जिस इदारे में काम करता हूं उस इदारे के सारे लोगों पर नजर रखूं कि इनमें से एक एक बंदे को मैंने कैसे तरबियत वाले मिजाज में लेके आना है। और लाहौर न्यूज का तो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। आपके 24 घंटे के एयर टाइम में से कम 2-3 घंटे का एयर टाइम ऐसा हो जिसकी बेसिक फिलॉसफी ये हो कि किस तरीके से आप एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करें, कि किस तरीके से लोगों की तरबियत करनी है ताकि उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो। अब यही फैसला स्कूल का हेडमास्टर करे, यही फैसला यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर करे, यही फैसला वजीर आजम इमरान खान साहब करे। डॉक्टर साहब, और इस तरीके से डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम बिल भी मंजूर हुआ था, हमारे पास कवानीन भी मौजूद है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि हिरासगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा आम हो गई है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि असलहे का इस्तेमाल किया जाता है, मुल्जिमान की जानिब से बाकायदा वीडियोस अपलोड की जाती हैं, कुछ के खिलाफ कार्रवाई होती है, ज़्यादातर ऐसे ही आज़ाद फिरते रहते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर अगर आप कोई हीरोइन या चर्स आपके सामान में से निकल आए ना एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसकी सजाए मौत है। वो अगले जुमे को गर्दन कलम कर देते हैं और काफी अरसे से ऐसी सजा है। इसके बावजूद लोग अपने सामान में चर्स और हीरोइन डाल के ले जाते हैं। देखिए, मैं ये बात दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जुर्म के लिए सजा मुकर्रर होनी चाहिए, लेकिन लोगों की क्रिमिनलिटी को अंदर से तब्दील करने की जरूरत है, उनके साथ उनके मिजाज को अंदर से, और वो बदलता है जब मुआशरे का अमूमी मिजाज ऐसा होगा, जब पेरेंट्स भी तरबियत याफ्ता होंगे, जब उस्ताद भी तरबियत याफ्ता होंगे, जब हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं वो भी तरबियत याफ्ता होंगे। मैं सिर्फ इस बात पे जोर दे रहा हूं, हमें अपने हर शोबे के अंदर प्रॉपर तरबियत का निज़ाम लाने के लिए एक बहुत मरबूत मुहिम चलानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है, मुसलसल आप तरबियत का ही बता रहे हैं जो कि यकीनी तौर पर बुनियादी फैक्टर है किसी भी मामले को ठीक करने के लिए। सर, तरबियत कौन करेगा? जो तरबियत करने वाले हमारे हुक्मरान मौजूद हैं, हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, या जितने भी हम कहें कि हमारे लाइफ चेंजर्स मौजूद हैं, क्या वो इतने आइडियल हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़, उनकी शख्सियात, के वो किसी की तरबियत कर सकें, या फिर जो वो पैगाम देना चाहते हैं वो मौसर अंदाज में देखने वालों तक पहुँचे? देखो बेटा, हमारी जो जिंदगी है ये इज्तमाई है, लेकिन हमसे सवाल इंफरादी बुनियाद पर किया जाएगा। जब हम कब्र में लेटे होंगे तो हम अकेले लेटे होंगे, और हमसे हमारी जिंदगी इज्तमाई है, मगर सवाल हमसे इंफरादी किया जाएगा। मुल्क का वजीर आजम क्या करता है, वजीर आला क्या करता है, फलां वजीर क्या करता है, फलां करता है, ये उन सबको करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करते तो उससे मैं बरी जुम्मा नहीं होता। इसलिए मेरी अर्ज ये करने का है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं कंप्लेंट एंड ब्लेम कॉन्सेप्ट, कि हम जैसे मैं और आप बैठे इस वक्त शिकायतें कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं ना। अच्छा, जब हम शिकायतें करते हैं और ब्लेम करते हैं तो हम सब कॉन्शियस में ये कह रहे होते हैं कि चूंकि फलां बंदा ठीक नहीं है इसलिए ये खराबी है। जब तक फलां बंदा ठीक नहीं होगा तो ये खराबी दूर नहीं होगी। चूंकि इसका जिम्मेदार फलां बंदा है, लिहाजा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चूंकि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हर शख्स अपने अपने डोमेन में यही सोच रहा होगा। आई एम श्योर कि ये जो हुक्मरान हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये जो अवाम है ना, ये बहुत ही ज्यादा गैर तरबियत याफ्ता है, ये बिल्कुल ठीक होते ही नहीं है, इनकी तो तरबियत करनी किसी हो ही नहीं सकती, ये तो कहना मानते ही नहीं है। और हम बैठे कह रहे हैं हुक्मरानों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती, इनको तो सारे हम एक दूसरे को ब्लेम और कंप्लेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, हम इस बात इज्तिमाई तौर पर हमें कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन जब तक एक इज्तिमाई काम शुरू नहीं होता, हम कम से कम इनफरादी काम तो शुरू करें। हम देखें ना, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपने 4 बच्चों को तो एक अच्छा इंसान बना दूं। वो एक थोड़ा सा फनी किस्म का फिक्रा है कि अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया तो आपने दुनिया में से एक बदमाश को तो कम से कम कर दिया। बिल्कुल।
तो इसलिए इसको अभी आपके पता नहीं कितने लाखों लोग इसको देख रहे होंगे। अब जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो किसी एक दुकान में काम करते हैं तो उनके साथ 4 मुलाजिम काम करते हैं, कम से कम वो उन 4 मुलाजिमों की तरबियत का तो बंदोबस्त करें। अगर एक घर के अफराद, अहले खाना में वालदा किसी की सुन रही हैं, उनके 3 बच्चे और 2 मुलाजिम हैं, तो इन 5 की तरबियत का तो बंदोबस्त करें। अच्छा डॉक्टर साहब, यही सवाल है मेरा आपसे कि इनफरादी तौर पर, यकीनी तौर पर हर शख्स ने अपना किरदार निभाना है। हमें ये बताइए कि जो पेरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि इन माशरती बुराइयों से, इन सोशल मीडिया के जो खुराफात हैं, इनसे हमारी नौजवान नस्ल बचे रहें, पेरेंट्स क्या करें? देखिए, सबसे पहले यह है कि जो वो अपने बच्चों से चाहते हैं ना, सबसे पहले वो अपने ऊपर अमल करें। ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, ये एडल्ट्स का भी मसला है। अब एक माँ सारा दिन मोबाइल बैंड के उसको उठा के उसके ऊपर इंस्टाग्राम और उसके ऊपर सारा कुछ देखती रहती है, और वो बच्चों से ये चाहती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मोबाइल को हाथ न लगाएं। तो वो पेरेंट्स जो चाहते हैं, देखिए मैं अपने बच्चों को जो बनाना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे वो बनना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं मेरे बच्चे सच बोलें, तो सबसे पहले मुझे सच का नमूना खुद बनना पड़ेगा। तो इसलिए जो शख्स ये चाहता है कि वो चेंज लेके आए, तो सबसे पहले अपने अंदर एक चेंज लेके आए। उसके बाद जब वो उसके अंदर एक चेंज आ जाए, फिर वो घर के अंदर कोई उसूल बनाए, घर की कोई SOPs बनाए, घर का कोई, मैं ये नहीं कहता बच्चों पर सख्ती करे, सख्ती के मैं बहुत खराब हूं, लेकिन डिसिप्लिन करे बच्चों को। बच्चों को बता दे कि हमारे यहाँ सब लोग रात को, फॉर एग्जाम्पल, रात को 10 बजे सोएंगे, ये घर का उसूल है वालिदैन ने छोटे बच्चों के लिए। अब वो खुद भी 10 बजे सो जाएं, तो और ये उसूल है। अच्छा, और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना हो, लेकिन बच्चों के साथ इंसल्टिंग एटीट्यूड ना हो, लेकिन डिसिप्लिन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना हो। तो आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि जो मुआशरे में, आपके ख्याल में सिर्फ ये बच्चों का ही प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया से? हमारे एक दोस्त है साइकोलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं कि जब कोई, फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी है, जो पोर्नोग्राफी है, अगर पोर्नोग्राफी बड़े लोग देखेंगे तो बड़े लोगों का इखलाक खराब होगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा। और अगर बच्चे देखेंगे तो बच्चों का इखलाक खराब नहीं होगा, बच्चों का मिजाज खराब होगा, मिजाज खराब होगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, इस सोशल मीडिया ने बच्चों का मिजाज खराब कर दिया। मिजाज से मुराद ये है कि उनके लिए ये नॉर्मल है, उनके लिए ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है। तो बड़े सबसे पहले रोल मॉडल बनेंगे, अपने आप को बचाएंगे, तो उसके बाद फिर वो इस मोड में होंगे कि वो बच्चों की तरबियत कर सकें। डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, वालिदैन की जो जिम्मेदारी है, आपने कहा पहले खुद रोल मॉडल बन जाए, फिर उसके बाद कवानीन बना लें, घर बच्चों को समझाएं, या फिर जो भी बड़े हैं सबके लिए एक जैसा माहौल हो। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि हमने घर में बच्चों को बड़ा मोहब्बत से रखते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, उनको टाइम भी देते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारना सिखा रहे हैं, लेकिन जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, माशरे में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब वो वाली थॉट्स उनके ऊपर इम्पोज होती हैं, वो आसपास के माहौल में जाते हैं, तो वो बागी हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारे घर वाले तो हम पे सख्ती बहुत करते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर किसी ने बच्चे की पैदाइश से लेकर 7 साल तक की उम्र तक, जैसा आपने कहा है, इन रियल सेंस वैसी बच्चों की तरबियत की हो, जिसमें बच्चों के साथ रिस्पेक्ट के साथ, मोहब्बत के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ गुजारी हो, तो इसके नतीजे में वालिदैन और बच्चों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। लेकिन वो बच्चे जो घर से बाहर जाते ही बागी हो जाते हैं, ये वो बच्चे नहीं होते जिनको इस तरतीब के साथ तरबियत की गई होती है। ये वो बच्चे होते हैं जिनका वालिदैन के साथ रिलेशनशिप बहुत वीक होता है। और अनफॉर्चुनेटली इस दौर के अंदर जिसमें मटीरियलिज्म बहुत ज्यादा हमारे दिमागों पे छा गया है, हमारे ख्याल में बच्चों से मोहब्बत करने का ये तरीका है कि हर बच्चे को आईपैड लेके दे दिया जाए, हर बच्चे को ट्यूटर रखवा दिया जाए, हर बच्चे को बहुत महंगे स्कूल में दाखिल किया जाए, और माँ और बाप दोनों चूंकि बच्चों की खिदमत में लगे हुए हैं, लिहाजा वो सुबह शाम पैसे कमाने की मेहनत के ऊपर लग जाएं। वो बच्चा जो घर से जाकर क्लास के एक बदमाश लड़के से तरबियत हासिल करता है इखलाकी मामलात की, ये वो बच्चा है जिसके साथ बाप और माँ ने कभी उन नाजुक मामलात पे गुफ्तगू नहीं की। अगर उस बच्चे की क्यूरीज और उस बच्चे के सवालात और सेंसिटिव सवालात का जवाब उसको घर से मिल जाता, तो वो कभी भी एबनॉर्मल तरीके से बाहर से तरबियत हासिल ना करता। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो बच्चे, एक्सेप्शंस हो सकती हैं,
लेकिन इन जनरल जिस घर में बच्चों का अपने वालिदैन के साथ बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होता है, जिसमें ठीक उनको इस है, बात बहुत का- शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए। और इस तरह के टॉपिक जब भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो यकीनी तौर पर मकसद ये होता है कि हमारे लाखों देखने वाले हैं, उनमें से अगर चंद अफराद ही इससे तब्दीली महसूस करें, अपने रवैयों में कुछ तब्दीली ले आएँ, तो यकीनी तौर पर हमारे प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाता है। और इन तमाम बातों का निचोड़ सिर्फ इतना ही है कि माशरती तौर पर तो हमने जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन अब इनफरादी तौर पर भी हमने ही जिम्मेदारी निभानी है, तो ही अच्छी तब्दीली आएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल सुबह 9:05 पर फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।